हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का वेट टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज का टॉपिक रिसर्च से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा कोई भी हो, हाइपोथेसिस से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। बहुत विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या है हाइपोथेसिस। परिकल्पना। दोस्तों, जब कोई शोधकर्ता शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, जो जांचनीय प्रस्ताव के रूप में होता है, करता है। इसी जांचनीय प्रस्ताव को परिकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अर्थात किसी शोध समस्या का प्रस्तावित जांचनीय उत्तर ही परिकल्पना है। किसी समस्या से के बारे में हम पहले से परिकल्पना कर लेते हैं कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैकगुइगन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैकगुइगन क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक चरों के बीच, देखिए रिसर्च के लिए कम से कम दो वेरिएबल का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक चरों के बीच एक संभावित समस्या के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को परिकल्पना कहते हैं। क्लियर है? जो जांचनीय कथन होता है उसी को परिकल्पना कहा जाता है। कर्लिंजर क्या कहते हैं? काफी अच्छी और डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित कथन को परिकल्पना कहा जाता है। अनुमानित पहले से मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इसका यह आंसर होना चाहिए। परिकल्पनाओं को हमेशा डिक्लेरेशन यानी घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा डिक्लेरेटिव फॉर्म में ही होता है हाइपोथेसिस। और वे एक चरों से दूसरे चरों के बीच सामान्य या विशिष्ट संबंध बताते हैं। दो चर होंगे, उसके बीच में क्या संबंध है, यही हाइपोथेसिस बताता है। मान लीजिए एक समस्या है, क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है? क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है? ये एक समस्या है। इसकी आप परिकल्पना कैसे बना सकते हैं? देखिए परिकल्पना क्या बना सकते हैं आप। पुरस्कार देने से, पुनर्बलन में क्या आता है? पुरस्कार देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो। पुरस्कार देने से, पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होगी और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाएगी। इसमें पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात से रिलेटेड यह हाइपोथेसिस आप सिंगल भी बना सकते हैं। पॉजिटिव के लिए पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। यह परिकल्पना इस तरह से बनाई जाती है। आइए देखते हैं कि परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कम से कम एक परिकल्पना में ये गुण अवश्य होने चाहिए। सबसे पहली बात, समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। परिकल्पना क्या करता है? किसी समस्या का समाधान पहले ही प्रस्तुत कर देता है। दूसरा, शब्दावली स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। देखिए परिकल्पना की शब्दावली क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी, परिकल्पना छोटी होनी चाहिए। जैसे ये था, दोनों मिला करके परिकल्पना बनाया, पॉजिटिव निगेटिव, तो लंबी हो गई। आप एक एक हिस्से का अलग अलग परिकल्पना भी बना सकते हैं। ये छोटी परिकल्पना है, इस तरह से बनाना होता है। भ्रामक पूर्ण भाषा का प्रयोग ना हो। देखिए डबल मीनिंग वाले शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे क्या आपने शराब पीना छोड़ दिया, डबल मीनिंग है, ऐसी परिकल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी, प्रमाणित करने योग्य हो। परिकल्पना ऐसी हो जिसे आप प्रमाणित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तब तो वो परिकल्पना में शामिल कीजिए उसे। अदरवाइज ऐसी परिकल्पना मत बनाइए जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे पूजा करने से ईश्वर प्रकट हो जाता है, संभव है ये? ऐसी परिकल्पना का सिद्ध किया जा सकता है? संभव नहीं है। इसी तरह परीक्षण की विधि और प्रविधि। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जो भी परिकल्पना आप बना रहे हैं उससे संबंधित परीक्षण भी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जो विधि प्रविधि उसके लिए उपयुक्त हैं वो भी आपके सम्मुख उपलब्ध होना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं है ये सब चीजें, तो आप उसे हाइपोथेसिस मत बनाइए। नेक्स्ट है, परिकल्पना विशिष्ट होना चाहिए। परिकल्पनाएं सदैव विशिष्ट होनी चाहिए।
नेक्स्ट, प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो। जो परिकल्पना हम बना रहे हैं वो कंसेप्चुअल हो, उसकी अवधारणा होनी चाहिए, वो प्रत्यय के रूप में होना चाहिए। ऐसी कोई परिकल्पना नहीं बनाना चाहिए जो प्रत्यात्मक न हो। नेक्स्ट है, शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम होती है। परिकल्पना की प्रकृति है नल हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना को सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन परिकल्पना मानी जाती है। इसलिए रिसर्चर कहते हैं जब भी आप परिकल्पना बनाइए वो शून्य परिकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले लेते हैं चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना कितनी होती है? 2। सिंपल परिकल्पना, साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना। इसमें 2 चर होते हैं। जैसे यहां पे चर हैं पुरस्कार और सीखना। ये क्या है? सीखना डिपेंडेंट है और पुरस्कार इंडिपेंडेंट, 2 तरह के वेरिएबल हैं। तो इसमें 2 वेरिएबल, जब 2 वेरिएबल से हम परिकल्पना करते हैं तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब 2 से अधिक 3, 4 या कितना भी चर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स या जटिल। जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस 3 तरह का चर हो गया। तो इस तरह की जो परिकल्पना होती है उसे कॉम्प्लेक्स परिकल्पना कहते हैं। दूसरी प्रकार है चरों में विशेष संबंध के आधार पर। 2 तरह की परिकल्पना होती है इसमें दोस्तों। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, एक्सिस्टेंशियल यानी अस्तित्वात्मक। यूनिवर्सल क्या होता है? हर समय हर परिस्थिति में लागू होने वाला परिकल्पना, वो क्या होता है? हाइपोथेसिस, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। और दूसरा होता है एक्सिस्टेंशियल। क्या होता है? यह हर परिस्थिति या व्यक्ति पर चाहे लागू ना होता हो लेकिन कम से कम एक परिस्थिति या ये एक व्यक्ति पर तो लागू अवश्य हो ही जाता है। अर्थात इसका सामान्यीकरण अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता। यानी ऐसी परिकल्पना जो चाहे सभी लोगों पर तो लागू ना हो लेकिन उनमें से कोई एक आध तो ऐसा होगा जिसपे वो परिकल्पना लागू हो जाए, वो सामान्यीकरण लागू हो जाए, वो सिद्धांत लागू हो जाए। इस तरह की प्रकार है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला इसमें काजल हाइपोथेसिस यानी कारणात्मक परिकल्पना, व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव के कारण पर आधारित होता है ये, इसलिए इसे कारणत्व कहते हैं। जैसे थकान से अधिगम में ह्रास होता है, यानी अधिगम में ह्रास होता है, उसका कारण क्या? थकान है। तो कारण जिसमें रिलेटेड हो उस तरह की परिकल्पना को काजल हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा है डेस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक परिकल्पना, व्यवहार की व्याख्या उसके गुणों के रूप में होना। जब हम गुणों के आधार पर कोई परिकल्पना कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डेस्क्रिप्टिव। जैसे थकान में व्यक्ति में आगे कार्य करने की अनिच्छा होती है। ऐसा होता है जब हम थक जाते हैं तो थकने के बाद हमें और ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती। यह व्यवहार की मात्रा का वर्णन करता है हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस क्या करता है? व्यवहार की मात्रा का वर्णन करता है। तीसरा है रिसर्च हाइपोथेसिस, इसे वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी शोध परिकल्पना। इसे क्रियात्मक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई अनुमति डिडक्शन पर आधारित होती है। जैसे व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी से सीखता है, यानी इनसाइट थ्योरी द्वारा ट्रायल एरर की अपेक्षा जल्दी सीखता है। इसकी जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसका जब हम शोध करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो डायरेक्शनल होता है जिसमें डायरेक्शन का हमें पता चलता है, जैसे ए बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है या बी ए से बुद्धि में श्रेष्ठ है। इस तरह की जब परिकल्पना बनाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्शन। इसमें दिशा का प्रबोध होता है तो इसलिए दिशात्मक कहते हैं। दूसरा है अदिशात्मक यानी नॉन डायरेक्शनल। इसमें क्या होता है? दिशा का बोध नहीं होता। हम ऐसी परिकल्पना बनाते हैं जिसमें दिशा का बोध नहीं होता। जैसे ए और बी बुद्धि में समान है, दिशा का बोध नहीं है, कोई श्रेष्ठ है कोई कमजोर है, इसका बोध नहीं हो रहा है, दोनों समान हैं
इसमें दिशा का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। सारी परिकल्पनाओं में सबसे श्रेष्ठ परिकल्पना इसे माना जाता है। यह रिसर्च हाइपोथेसिस का ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। इसे निगेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। निगेटिव क्योंकि इसमें निगेटिव हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। यह एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी है, इसमें डायरेक्शंस का भी बोध होता है। इसमें दो चरों के बीच प्रभाव नहीं होने की परिकल्पना की जाती है, इसलिए इसे हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट भी कहा जाता है। वह परिकल्पना जो चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करता है उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाने पर रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे यदि सूझ द्वारा ट्रायल एरर की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है बच्चा, यानी हाइपोथेसिस हमने बनाया कि व्यक्ति सूझ द्वारा ट्रायल एरर की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है, ये नल हाइपोथेसिस है। यदि ये रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस थी वो सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। दोस्तों, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का मैं एक अलग से वीडियो विस्तार से बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के अभाव को देखते हुए संक्षेप में बनाया है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर कुल 5 प्रकार का हाइपोथेसिस होता है। तो ये था दोस्तों परिकल्पना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड लक, ध्यान रखिएगा।